क्या आप बिहार की उस कहानी को जानते हैं जब निर्दोष लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाता था? वजह थी छोटे छोटे झगड़े जो बाद में जाति की लड़ाई बन गए। 1977 में शुरू हुई ये लड़ाई करीब 2 दशकों तक चली। आखिर ये संघर्ष कैसे शुरू हुआ, इसमें कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कैसे हुआ इसका द एंड? दिसंबर की सर्द रात बिहार के जहानाबाद जिले के एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर बाथे में हर घर में चूल्हे की आंच धीमी पड़ रही है। बच्चे सो चुके हैं, औरतें बर्तन समेट रही हैं और मर्द खेतों की बात करते करते नींद में डूब रहे हैं। पर किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों में ये गांव इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में गिना जाएगा। उस समय बिहार में जमींदारी खत्म तो हो गई थी, लेकिन जातीय असमानता अब भी जिंदा थी। एक तरफ थे दलित किसान जो भूमिहीन थे और खेतों में मजदूरी करते थे, दूसरी तरफ थे अपर कास्ट के लोग जिनके पास जमीन थी। इसी संघर्ष से पैदा हुई 2 सेनाएं। एक तरफ माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC जो दलित और पिछड़े किसानों को संगठित करने का दावा कर रही थी, दूसरी तरफ रणवीर सेना जो जमींदारों की निजी सेना थी। दोनों के बीच हिंसा का सिलसिला चल पड़ा था, बदले पर बदला, हत्या पर हत्या, और इसी हिंसा की आग में जल गया था लक्ष्मणपुर बाथे। लेकिन यह कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बरसों का जातीय तनाव और बदले की वो राजनीति थी जिसने गांव-गांव में जहर घोल दिया था। लक्ष्मणपुर बाथे उस नफरत का आखिरी नहीं, लेकिन सबसे दर्दनाक सबूत बन गया था। नमस्कार, मैं हूं अरविंद ओझा। आप देख और सुन रहे हैं क्राइम ब्रांच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बिहार के सबसे बड़े नरसंहार की कहानी सुनाने वाले हैं। 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1997 की रात करीब 11 बजे गांव के लोग गहरी नींद में थे। तभी करीब 100 से ज्यादा हथियारबंद लोग नाव के रास्ते सोन नदी पार करते हुए गांव में घुस आए। उनके पास राइफलें, बंदूकें और मशालें थी। कहा जाता है कि वो रणवीर सेना के लोग थे। उन्होंने पहले पुल के पास चौकसी करने वाले पहरेदारों को मारा और फिर गांव में फैल गए। घर घर घुसकर औरतों, बच्चों और बुजुर्गों तक को गोली मारी। किसी को बख्शा नहीं गया। कुल 58 लोग मारे गए थे, जिनमें 27 महिलाएं और 16 बच्चे शामिल थे। गांव की मिट्टी खून से लाल हो गई थी। औरतों की चीखें सोन नदी तक गूंज उठी थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो पूरा गांव राख और लाशों में तब्दील था। दीवारों पर खून के निशान थे। बिहार सरकार ने जांच के आदेश दिए। देश भर में आक्रोश फैल गया। अखबारों में हेडलाइन छपी, लक्ष्मणपुर बाथे बिहार का नरसंहार। सरकार ने CBI जांच नहीं बल्कि राज्य पुलिस के जरिए केस चलाया। कुल 91 लोगों पर चार्जशीट दायर की गई। पटना की एक विशेष अदालत ने 7 अप्रैल 2010 को 16 दोषियों को फांसी और 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन जब यह मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा तो कहानी पलट गई। 9 अक्टूबर 2013 को पटना हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह भरोसेमंद नहीं है, सबूत कमजोर है और इस आधार पर सभी 26 दोषियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस ने जांच में कई खामियां छोड़ी, पहचान परेड ठीक से नहीं हुई और न ही हथियार बरामद हुए। पर इस फैसले ने एक नया जख्म खोल दिया। पीड़ित परिवारों ने कहा, अगर 58 लोगों की हत्या हुई और कोई दोषी नहीं है तो फिर हमारे मरने वालों को किसने मारा? लक्ष्मणपुर बाथे कांड सिर्फ एक हत्याकांड नहीं थी, यह उस दौर की जातीय राजनीति का आईना था। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों सरकारों ने इसे अपने अपने तरीके से उठाया। लालू यादव ने इसे दलितों पर जुल्म बताया, तो वहीं विरोधी दलों ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल थी। आज लक्ष्मणपुर बाथे में शांति तो है, पर सन्नाटा भी है। वो बच्चे जो उस रात बचे थे अब जवान हो चुके हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उस रात क्या हुआ था तो बस एक ही जवाब आता है, हमने इंसान नहीं राक्षस देखे थे।
लक्ष्मणपुर बाथे कांड किसी एक घटना का अचानक हुआ विस्फोट नहीं था, बल्कि ये बदले की आग का हिस्सा था जो उस समय बिहार में लगातार जल रही थी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सद रात थी, तारीख थी 25 जनवरी 1999। उसी जहानाबाद जिले का एक छोटा सा गांव शंकर बिगहा। गांव के लोग रात के करीब 9 बजे तक अपने अपने घरों में सो चुके थे, पर उन्हें क्या पता था कि इस रात नींद नहीं, मौत आएगी। करीब आधी रात को गांव की गलियों में अंधेरे को चीरती रोशनी दिखाई दी, साथ में बूटों की आवाज और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। कुछ ही मिनटों में गांव का आसमान बारूद और चीखों से भर गया। 22 दलितों की हत्या कर दी गई। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा गया। सुबह हुई तो शंकर बिगहा लहूलुहान था, मिट्टी में खून सना था, दीवारों पर गोलियों के निशान थे। पुलिस पहुंची, अफसर पहुंचे और वही पुराने वादे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गांव वालों ने कहा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, हम तो बस मेहनत करते हैं। लेकिन पुलिस की नजर पड़ोसी गांव धोबी बिगहा पर गई। वहीं से जुड़ा था सवर्णों का नाम और वहीं से उठे शक के आधार पर करीब 24 लोगों को आरोपी बनाया गया। मामला अदालत में पहुंचा साल 2015, यानी 16 साल बाद। जहानाबाद जिला अदालत ने फैसला सुनाया और यह फैसला सुनकर पूरा बिहार हैरान रह गया। सभी 24 आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए गए। वजह सबूतों की कमी। सरकारी वकील अरविंद कुमार दास के मुताबिक घटना के चश्मदीद और सभी गवाह पुलिस को दिए अपने बयान से मुकर गए। अदालत ने इसी आधार पर सभी आरोपियों को छोड़ दिया। यह बिहार के जातीय नरसंहारों से जुड़ा पहला ऐसा मामला था जहां निचली अदालत से ही सभी आरोपी बरी कर दिए गए। न शंकर बिगहा के 22 वो नाम जिनकी हत्या हुई उनको न्याय मिला, न किसी को सजा, बस केस बंद हो गया, जैसे एक फाइल पर धूल जम गई हो। अब आप सोच रहे होंगे ये हुआ कैसे, तो आपको ले चलते हैं 48 साल पहले। देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में थी। आम चुनाव में इंदिरा गांधी को हार मिली थी। उन्हें सरकार को घेरने का मौका चाहिए और वो मौका मिला पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर बेलछी गांव में। साल 1977 का वो दौर था जब देश में इमरजेंसी खत्म हुई थी और जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी। इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर थीं, मगर उनकी लोकप्रियता अभी कुछ इलाकों में बरकरार थी। इसी साल बिहार के पटना जिले का एक छोटा सा गांव था बेलछी, और यहीं पर 17 मई 1977 की रात देश की आजादी के बाद का सबसे दर्दनाक जातीय नरसंहारों में से एक हुआ। बेलछी गांव में जातियों के बीच तनाव लंबे समय से था। बेलछी में एक घटना के बाद इस तनाव ने हिंसा का रूप ले लिया। आरोप था कि दलितों ने अगड़ी जाति के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इसके बाद अपर कास्ट के लोग बदले की आग में दलितों पर टूट पड़ने की योजना बनाने लगे। 17 मई की रात जब पूरा गांव नींद में था, उसी समय करीब 300 हथियारबंद लोगों ने दलित टोले को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने पहले दलितों के घरों में आग लगाई, फिर भागते हुए लोगों पर गोलियां और हथियारों से हमला कर दिया। जो आग से बच गए उन्हें जिंदा जला दिया गया। उस समय 14 दलितों की निर्मम हत्या की गई, जिनमें से 5 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। यह नरसंहार केवल एक हिंसक घटना नहीं थी, बल्कि उस समय के सामाजिक ढांचे पर गहरा सवाल था। उस दौर में बिहार में जातीय असमानता और सामंती सोच बहुत गहरी थी। बेलछी इसी असमानता का प्रतीक बन गया। लेकिन इस घटना को इतिहास में खास बनाने वाली बात थी इंदिरा गांधी की बेलछी यात्रा। 25 अगस्त 1977 को जब इंदिरा गांधी बेलछी पहुंची तो उनके इस कदम ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। राजनीतिक पंडितों ने इसे इंदिरा गांधी की राजनीति में वापसी कहा। राजनीति छोड़ते हैं, वापस इस फसाद के जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये सब कुर्मी जमींदारों और दलित खेतीहर मजदूरों के बीच जमीनी झगड़े का नतीजा था। यही झगड़ा जातीय हिंसा में बदल गया। यह वही तारीख है जब बिहार में जाति बनाम जाति की कहानी शुरू हो गई।
कहानी को 10 साल आगे ले चलते हैं, यानी 1987 में 10 जून 1987 गया का बघौरा गांव उस रात अजीब सा शांत था। इतनी गहरी खामोशी कि दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज भी बेचैन कर दे। लेकिन वो सन्नाटा कुछ बड़ा होने से पहले का था, तूफान से पहले की खामोशी। रात करीब 9:30 बजे गांव के बाहर के रास्तों पर कुछ साए उभरने लगे। हथियारों की चमक ने अंधेरों को चीर दिया। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी के करीब 100 से ज्यादा हथियारबंद नक्सली गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, न हिचक, बस एक ठंडी सुनियोजित नफरत। उनका निशाना साफ था, राजपूत टोला, क्योंकि इस दौर में बिहार की जमीन पर 2 पक्ष आमने सामने थे। एक तरफ अगड़ी जातियों की सामंती ताकतें और दूसरी तरफ लाल झंडा उठाए नक्सली गुट जो अपने क्रांति के नाम पर हथियार चला रहे थे। जैसे ही नक्सलियों ने गांव को चारों तरफ से घेरा, गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। घरों से खींचकर लोगों को खेतों में ले जाया गया। वहां पहले डंडों और लाठियों से पीटा गया और फिर एक एक करके काट दिया गया, गोली मार दी गई। मर्द, औरतें, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा गया। किसी के गले पर दराती चली, किसी की पीठ पर गोली उतरी। कई ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से घिरे उस गांव में बच निकलना नामुमकिन था। कुछ ही घंटों में गांव की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी। सवेरे जब सूरज उगा तो खेतों में 42 लाशें बिखरी पड़ी थी। बघौरा नरसंहार ने न सिर्फ गया को बल्कि पूरे बिहार को हिला दिया। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह था एक नए दौर का आरंभ, जब बंदूकें जात की जुबान बोलने लगी, जहां इंसाफ की नहीं बदले की राजनीति शुरू हुई। 5 साल आगे चलते हैं। साल था 1992। देश में नई आर्थिक नीति लागू हो रही थी। दुनिया के लिए देश के बाजार खोले जा रहे थे, लेकिन बिहार के गया में जातीय संघर्ष का खून खराबा जारी था। यह वही गया है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो बुद्ध जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, वहां हिंसा का खेल चल रहा था। 12 फरवरी 1992 बिहार के गया जिले का 12 गांव। रात के 10 बज चुके थे। सर्द हवा के साथ गांव में गहरा सन्नाटा पसरा था। लोग अपने घरों में सो चुके थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह गांव एक खूनी दास्तान का हिस्सा बनने वाला है। अंधेरे में अचानक कई साए हिलने लगे। खेतों की ओट में से आवाजें आईं, फुसफुसाहटें और फिर कदमों की आहटें, और फिर देखते ही देखते गांव चारों ओर से घिर चुका था। करीब 100 हथियारबंद नक्सली जो खुद को माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी का दस्ता बताते थे, अब 12 की गलियों में उतर आए थे। उनके चेहरों पर नकाब था, हाथों में तेजदार हथियार और बंदूकें। आवाजें गूंजी, बाहर निकलो, सब बाहर आओ। लोग जब तक कुछ समझ पाते, उनके घरों के दरवाजे तोड़ दिए गए और फिर शुरू हुआ वहशत का तांडव। मर्दों को खींचकर बाहर निकाला गया। जो विरोध में चिल्लाए उनका वहीं गला रेत दिया गया। औरतें और बच्चे, किसी पर भी रहम नहीं किया गया। हमलावरों का निशाना साफ था, भूमिहार समुदाय। उन्हीं भूमिहारों का जो कुछ साल पहले बनी रणवीर सेना से जुड़े माने जाते थे। उस रात करीब 35 से 40 लोग मारे गए। ये कहानी सिर्फ उस रात की नहीं थी, ये उस दौर की थी जब बिहार में बंदूकें न्याय करने लगी थी और हर गांव अगले नरसंहार के डर में जीने लगा था। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमने पहले जिन 2 घटनाओं को आपको बताया वो क्यों हुई, लेकिन ये बदले की आग थी जो आसानी से बुझती कहां है। साल 1996 में भोजपुर जिले के बथानी टोला गांव में दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जाति के 22 लोगों की हत्या कर दी गई। माना जाता है कि 12 गांव नरसंहार का बदला लेने के लिए ये हत्याएं की गई थी। इसी बदले ने लक्ष्मणपुर बाथे से लेकर शंकर बिगहा में इंसानों का खून बहाया। एक और तारीख की तरफ आपको ले चलते हैं। 18 मार्च 1999 ये वो तारीख है जब बिहार के इतिहास में जातीय नफरत की एक और भयानक कहानी के रूप में दर्ज है। जगह थी तब के जहानाबाद और अब अरवल जिले का सेनारी गांव।
एमसीसी के नक्सलियों ने सेनारी गांव को घेर लिया। उनका निशाना थे भूमियार जाति के पुरुष। रात के अंधेरे में उन्होंने घरों में दस्तक दी और एक एक करके 34 लोगों को बाहर खींच लिया। गांव में चीख पुकार मच गई, लेकिन बंदूकें और धारदार हथियार लिए हमलावरों के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। अपराधियों ने पकड़े गए नौजवानों और पुरुषों को एक जगह इकट्ठा किया, फिर किसी भेड़ बकरियों की तरह उनके हाथ पैर बांध दिए गए। क्रूरता की सारी हदों को पार करते हुए धारदार हथियारों से एक एक करके 34 लोगों के गले काट दिए गए। सुबह होते होते सिनारी गांव की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी और फिर चारों तरफ कटे हुए शवों का भयानक मंजर था। करीब 2 दशक बीत चुके थे, मगर बिहार में जातीय बदलापुर का यह खूनी सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। सिनारी में 34 भूमिहारों के नरसंहार के बाद जवाबी हमले की चिंगारी सुलग रही थी। यह 16 जून 2000 का दिन था। औरंगाबाद जिले का मियापुर गांव उस रात रणवीर सेना का अगला निशाना बना। यह गांव मुख्य रूप से यादव और दलित समुदाय का था, जिन्हें एमसीसी का समर्थक माना जाता था। रणवीर सेना के हथियारबंद गुर्गों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। आतंक का वही पुराना क्रूर तरीका अपनाया गया। लोगों को घरों से खींचकर बाहर निकाला गया। वहां बर्बरता का नंगा नाच शुरू हुआ। पुरुषों को बेरहमी से मारा पीटा गया, उन्हें कतार में खड़ा कर दिया गया। हमलावरों ने गोलियां चलाईं और कई लोगों को धारदार हथियारों से काट डाला। यह सब औरतों और बच्चों के सामने किया गया, जो दहशत में चीख रहे थे। जो भी विरोध करने की हिम्मत करता, वह भी तुरंत शिकार बन जाता। जब रणवीर सेना अपना काम पूरा करके अंधेरे में गायब हुई, तब तक 35 लोगों की लाशें गांव की मिट्टी पर बिछ चुकी थीं। रणवीर सेना ने बाद में इस हत्याकांड को सेनारी नरसंहार का सीधा जवाब बताया। गांव में सन्नाटा और गहरा मातम पसर गया। अगली सुबह पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी दूर जा चुके थे। मियापुर नरसंहार इसी खूनी खेल के अंत की शुरुआत साबित हुआ। यह वो दौर था जब बिहार की राजनीतिक हवा बदल रही थी। नीतीश कुमार के शासन में राज्य सरकार ने इन दोनों सशस्त्र संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। रणवीर सेना पर प्रतिबंध लगाया गया और एमसीसी की कमर तोड़ दी गई। धीरे धीरे बंदूक और बदले की आवाजें शांत हुई। बिहार संविधान और शांति की तरफ लौटने लगा। आज 2000 बाद की पीढ़ी ने बहुत कुछ देखा, लेकिन बेलछी से लेकर मियापुर तक पीड़ितों के गांव आज भी अपनी दीवारों पर मारे गए लोगों के नामों को गिनते हैं, ऐसे रक्त रंजित इतिहास की याद दिलाते हुए जिसे बिहार कभी भूल नहीं सकता। अंत में हम यही कहेंगे कि दोनों ही पक्षों ने इंसाफ के नाम पर खून बहाया और बीच में पिस गए वो लोग जो बस इंसान थे। हालांकि अभी भी बिहार में जातिवाद बहुत ज़्यादा है, जो जब चुनाव का वक्त आता है तभी दिखता है। राहत की बात है कि अब खूनी खेल नहीं होता, बंदूकें नहीं उठती, लेकिन माना यही जाता है कि बिहार में जातिवाद अभी भी हावी है, चरम पर है। वो कब बदलेगा ये देखना होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।